नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस एकेडमी क्लासेस पर। तो जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो कल जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था वन और वन्यजीव जो हमारे संसाधन है इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वन क्या होता है, हमारे भारत में कितने प्रकार के वन होते हैं, जैव विविधता क्या होती है, जीव जंतु क्या होते हैं, इनकी कितनी प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। आयुसीएन हम लोग पढ़ चुके हैं, आयुसीएन की रिपोर्ट क्या होती है इसको भी पढ़ चुके हैं। आयुसीएन कितने प्रकार के कैटेगरी में विभाजित करती है जीवों को, ये भी पढ़ चुके हैं। कौन सी कैटेगरी में कितने जीव क्या क्या आते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमने बताया आप लोगों को कि वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, कुछ कानून और अधिनियम बनाए हैं, ठीक है। और उसके बाद जिनको क्या नाम दिया गया था, जिसका पहला नाम था 1972 में हमारी सरकार भारत सरकार ने क्या किया, वन और वन्य जीव के लिए पहला कानून बनाया, जिसमें उन्होंने क्या क्या प्रावधान किए। उन्होंने इसमें यह प्रावधान किया कि कोई भी क्या करेगा, कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में क्या करेगा, कोई भी निर्माणाधीन कार्य नहीं करेगा और क्या नहीं करेगा भैया, किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। और इसके साथ साथ क्या किया जाएगा, इसके साथ ही सभी जीवों की सुरक्षा किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया लोगों को कि यदि आप सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो या फिर जो भी नियम इसमें दिए गए हैं इनको नहीं मानते हो तो आपको क्या किया जाएगा, आजीवन कारावास, 10 साल से आजीवन 10 साल तक की सजा मिनिमम और आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसी के साथ साथ 10,000 से 25 लाख रुपए तक जुर्माना भी निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे जो कि आपका यूनिट 3 है भैया, ठीक है। यहाँ पर थंबनेल में आपको दिख रहा है संसाधन और विकास, लेकिन भैया संसाधन और विकास नहीं, हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, ये तो आपका यूनिट सेकेंड था, ठीक है। यूनिट जो फर्स्ट है वो क्या था, ये था आपका संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपका क्या था, यूनिट फर्स्ट था। और यूनिट सेकंड क्या था, यूनिट जो आपका सेकंड है ये क्या है, यूनिट जो आपका सेकंड है वो है वन और वन्य जीव, ठीक है। वन और वन्य जीव संसाधन, ठीक है। वन और वन्य जीव संसाधन ये आपका यूनिट सेकंड था। एंड इसके बाद आपका जो यूनिट थर्ड है, वो है जल भैया, क्या है, जल संसाधन में आपको क्या पढ़ना है, जल संसाधन। कल हमने स्टार्ट कर दिया था जल संसाधन, लेकिन हम क्या करेंगे आज की क्लास में हम लोग जल संसाधन यूनिट जो आपका तीसरा है, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। यूनिट तीसरा तो हम लोगों ने पढ़ लिया समकालीन भारत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया, यूनिट सेकंड पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट थर्ड पढ़ेंगे और ये क्या है, वाटर रिसोर्सेज का है, ठीक है। ये जो चैप्टर है भैया वाटर रिसोर्सेज का है, ठीक है। किसका है, वाटर रिसोर्सेज का ये चैप्टर है, जल संसाधन जिसे हम कहते हैं। और जल संसाधन क्या है भैया, कल हमने आपको बताया कि जल संसाधन जो है आपका एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। जल संसाधन आपका क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ये मानव के द्वारा निर्मित संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो अपने आप बना है, ठीक है। हमारी जब पृथ्वी बन रही थी तब हमारी प्रकृति ने इसे क्या किया है, बनाया है। ये एक प्राकृतिक संसाधन है जो मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, मानव के लिए तथा सभी जीव जंतु के लिए, मानव तथा सभी जीव जंतु के लिए, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, बहुत क्या है, महत्वपूर्ण
संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। तो सभी लोग जल से परिचित होंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में जल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, दैनिक जीवन में जल का उपयोग करते हैं। तो इसलिए सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो अपने जीवन में क्या करते हैं, अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। जैसे जल पीते हैं, ठीक है, नहाते भी उसी से हो, खाना भी बनाते हो, कपड़े भी धुलते हो। इसी के साथ साथ आप लोग क्या करते हो, अपने यहाँ खेतों में क्या करते हो, जल के द्वारा ही अपने फसलों को सिंचाई भी करते हो। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे जीवन में क्या है, जल, हर एक काम में जल का उपयोग किया जा रहा है। तो क्या इसके बिना जीवन संभव हो पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जल का उपयोग सही तरीके से करना तथा इसे बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाला हमारी जो पीढ़ी है, यदि इनके लिए हम जल संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, क्या वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे? क्या वो जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, कॉप जैसी मीटिंगें होती हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसके 1992 में भी एक मीटिंग किया गया था। 1992 में भी क्या किया गया, एक मीटिंग किया गया, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना गया। एजेंडा 21 के नाम से भी जाना गया। और इस मीटिंग को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना गया, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना गया, ठीक है। और इसी मीटिंग को आगे बढ़ाकर अब जितने भी देश मीटिंग कर रहे हैं, वो कॉप के नाम से कर रहे हैं, जिसका नाम क्या था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से अब सारे देश क्या कर रहे हैं, अब सारे देश पूरे पृथ्वी पर उपस्थित जो भी प्राकृतिक संसाधन है या फिर मानव निर्मित संसाधन है, उनका सतत उपयोग कैसे किया जाए, ठीक है। इस प्रकार इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए मीटिंग किया जाता है, जिसे कॉप नाम से जाना जाता है, कॉप नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसका पूरा नाम क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका नाम है भैया। और ये 1992 में ही, या 1992 में UNSSC, ठीक है, UNSSC के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNSSC के द्वारा क्या किया गया था, बनाई गई एक बॉडी है, ठीक है। बनाई गई क्या है, बनाया गया एक बॉडी समझ सकते हो, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब हमारे पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन है, इनका सतत उपयोग कैसे किया जाए। अब इस मीटिंग में क्या होती है, चर्चा होती है। हमारे पर्यावरण को कैसे बचाना है, हमारे क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकना है, पृथ्वी को कैसे बचाना है, इन सब की मीटिंग किसमें होती है, अब इसमें होती है, कॉप में होती है, कॉप मीटिंग। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1995 में हो गई थी, ठीक है। 3 साल बाद क्या होती है, इसकी शुरुआत हो जाती है। और इसका जो पहला सम्मेलन किया गया था, वो किया गया था बर्लिन में। बर्लिन कहाँ की राजधानी है, बर्लिन कहाँ की राजधानी है, तो देखो बर्लिन की दीवार आपने पढ़ा होगा, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। तो ये जो संस्था बनाई गई कॉप नाम का जो मीटिंग स्टार्ट हुआ, वो पहली बार कहाँ पर हुआ, ये पहली बार हुआ बर्लिन में, ठीक है। कहाँ पर होता है, बर्लिन में होता है। और बर्लिन कहाँ की कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल है, ठीक है। और इसकी शुरुआत या पहली जो मीटिंग होती है वो 1995 मतलब जो पहली मीटिंग हुई थी उसके 3 साल बाद ये मीटिंग होती है, ठीक है। 1995 में ये मीटिंग किया जाता है। और तब से अब तक ये मीटिंग होती जा रही है और अलग अलग जगहों पर होती है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ हुई कहाँ नहीं, वो करंट का पार्ट है, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस मीटिंग में क्या किया गया था। जो एजेंडा 21 मीटिंग हुई थी, इसमें भैया इसमें भी बोला गया कि संसाधनों को क्या करना है, संसाधनों का सही उपयोग करना है, सतत उपयोग करना है। इसके लिए सभी लोगों को क्या किया गया, गाइडलाइन, सभी देशों को गाइडलाइन दिया गया, ठीक है। बताया गया कि आप कैसे संसाधन का उपयोग कर सकते हो कि हमारे पर्यावरण का नुकसान भी ना हो, ठीक है, और आप संसाधन का उपयोग भी कर लो, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा समझते हैं जल के बारे में और समझते हैं। तो देखो जल का उपयोग तो सभी लोग जानते हो, जल का जो उपयोग है ये कितना ज्यादा है, जल का जो उपयोग है ये कितना ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है आप लोग देख सकते हो कि जो जल का उपयोग है, सबसे पहले तो जो मानव होता है, ठीक है, जो मानव होता है ये क्या करता है, जो जल का उपयोग करता है, मानव जल का उपयोग अगर पेपर में ये सारी चीजें लिखने को आती है तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हो कि जल का उपयोग मानव कैसे करता है। जल का उपयोग मानव द्वारा जल का उपयोग कैसे किया जाता है, मानव द्वारा जल का उपयोग कैसे किया जाता है, नहाने में किया जाता है, खाने में किया जाता है, नहाने में, खाने में,
नहाने में, खाने में, ठीक है, खाने में, खाना बनाने में किया जाता है, खाना बनाने में किया जाता है, और उसके बाद कृषि कार्यों में किया जाता है, कृषि, ठीक है, कृषि, कृषि की सिंचाई करने में, कृषि की सिंचाई करने में, यहाँ तक कि घर बनाने में भी हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, घर बनाने में, ठीक है। तो मानव के द्वारा आप देख सकते हो कि जल का कितना ज़्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद पीने में भी किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, जल के उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि आपके द्वारा ये डेली कार्य किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ जल का उपयोग भैया कंपनियों में भी होता है, ठीक है। कंपनियों में क्या होता है, कंपनियों में जल का उपयोग हम लोग कंपनी में भी करते हैं, ठीक है। कंपनियों में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है, जल का सर्वाधिक उपयोग होता है, सर्वाधिक उपयोग होता है। इसी के साथ साथ जो ये जल है भैया, ये ना केवल हमारे मानव के दैनिक जीवन में उपयोग होता है, इसके साथ साथ हम जल से क्या करते हैं, बिजली भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो देखो जल के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है, जल के द्वारा बिजली का निर्माण भी किया जाता है, जल के द्वारा बिजली का भी निर्माण किया जाता है, बिजली का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जल के द्वारा बिजली भी उत्पादित किया जाता है, बिजली उत्पादित किया जाता है, बिजली उत्पादित किया जाता है, किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो देखो किया जाता है कैसे किया जाता है, बड़े बड़े डैम बनाकर, ठीक है। कैसे किया जाता है, बड़े बड़े डैम बनाकर। सपोज दैट, एंड आपने डैम तो देखा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जो हमारी नदियां आती हैं, ठीक है, जो हमारी नदियां आती हैं भैया, इसमें हम क्या करते हैं, इनके पानी को रोकते हैं, क्या करते हैं, इनके पानी को रोकते हैं, रोक कर क्या करते हैं, बहुत, और ये जो डैम है, ये मैदानों पर नहीं बनाया जाता, इसके लिए ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए, इसके लिए ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऊंचाई पर अगर हम लोग डैम बनाते हैं तो वहां बहुत ही सरल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन को लगाते हैं और बिजली उत्पादित करते हैं, ठीक है भैया। तो देखो हमारे भारत में भी बहुत बड़े बड़े डैम है, ठीक है। इन डैम में क्या किया जाता है, पानी को एकत्रित किया जाता है और गेट के माध्यम से क्या किया जाता है, पानी को जब छोड़ा जाता है तो जहां पानी गिरता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। क्या करते हैं, वहां पर हम लोग टरबाइन लगा देते हैं, ठीक है। और जब ये टरबाइन घूमती है भैया तो क्या होता है, बिजली का निर्माण होता है, पानी भी गिरता है, टरबाइन को भी घुमाता है, जिससे हम क्या करते हैं, बिजली उत्पादित करते हैं। और बिजली उत्पादित करके क्या करते हैं, शहरों में भेजते हैं, ठीक है। शहरों में क्या करते हैं, तारों के द्वारा, लाइनों के द्वारा क्या करते हैं, इस बिजली को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जल हमारे जीवन में कैसे बिजली उत्पादित करने में सहायता कर रहा है, ठीक है। जो ये नदियों के द्वारा जल आ रहा है हमारे भारत में, या फिर हमारे भारत में आप देख सकते हो बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जिस पर क्या किया गया, डैम बनाया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो आपका है हीराकुंड बांध है, ठीक है। क्या है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, किस नदी पर बनाया गया, तो देखो ये महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। ये भी आपके पेपर में डैम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। हीराकुंड बांध हो जाता है, टिहरी बांध हो जाता है, ठीक है, टिहरी बांध हो जाता है, टिहरी बांध हो जाता है। ये आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। भागीरथी नदी पर है और ये आपका उत्तराखंड में है। इस तरीके से आपके भारत में बहुत सारे डैम देखने को मिलते हैं। और आगे हम देखते हैं तो सरदार सरोवर डैम है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। ये आपके नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और ये आपका गुजरात एमपी के बॉर्डर पर है, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात एमपी के बॉर्डर पर है। हालांकि ये आपके पेपर में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको केवल इंपॉर्टेंट क्या करना है, याद करके जाना है। एक है इडुक्की डैम, ठीक है, इडुक्की बांध है जो कि आपका पेरियार नदी पर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आगे आपको डैम के जितने भी डैम भारत में महत्वपूर्ण है उनको हम क्या करते हैं, आपको लिखा देते हैं, ठीक है, लिखा देते हैं, जिनसे आप क्या करते हो, आप इन्हें लिख लो
और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, आपके पेपर में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे नदियों पर बने डैम है, ठीक है, नदियों पर बने डैम है। ये आपके गुजरात और कहाँ पर है, ये आपका गुजरात और एमपी के बॉर्डर पर है, ठीक है, एमपी में है। इसी के साथ हम देखते हैं थोड़ा, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप बांध, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो देखो ये आपका लूनी नदी में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपके राजस्थान में है, ठीक है, लूनी नदी। और इसी के साथ साथ आप देखते हो, इसी के साथ साथ आप देखते हो यहाँ पर इसी के साथ देखो हीराकुड बांध हो गया, टिहरी बांध हो गया, सरदार सरोवर बांध हो गया, ठीक है। और जो आपका एक डैम है जो कि आपके व्यास नदी किस पे है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पंजाब के बॉर्डर पर है। इसको भी हम आगे लिखा देते हैं, ठीक है। ये सारे डैम आप लोग लिख लो, ये सारे डैम आप लोग लिख लो, एंड ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। जल का हम लोग प्रबंधन, जल प्रबंधन ये भी पूछा जाता है, जल का प्रबंधन, जल का प्रबंधन पूछा जाएगा कि जल को हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखो जल का प्रबंधन सबसे पहले तो आप लोग, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, अगर जल का प्रबंधन करना है, जल को बचाना है, तो सबसे पहले जो खेतों में सिंचाई होती है, वो जो छिड़काव वाली सिंचाई होती है, स्प्रिंकल जो सिंचाई होती है, वो जल का क्या करती है, बहुत ज्यादा सेविंग करती है। इसी के साथ साथ हमें जितना जरूरत हो उतना क्या करना चाहिए, जल का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि आपका काम हो सकता है एक बाल्टी में नहाने के लिए और आप 4 बाल्टी नहा रहे हो, ठीक है, तो ये जल का क्या है, वेस्ट है, जल का क्या कर रहे हो आप, बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो जल का क्या कर रहे हो, जल प्रबंधन में आप अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि भैया आप क्या कर रहे हो, अभी हमने बताया कि आप क्या कर रहे हो, अभी आपने बताया कि जो जैसे जितना आपको क्या हो, जितना आपको जरूरत हो आप क्या करो, नहाने के लिए हो या कपड़े धुलने के लिए हो, ठीक है, कपड़े धुलने के लिए या फिर सिंचाई के लिए हो, ठीक है। जितना जल की आवश्यकता है आप उतना ही क्या करो, प्रयोग करो, ठीक है। जितना जल की आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करो। आप ज्यादा प्रयोग करोगे तो जल की क्या होगी, बर्बादी होगी, क्या होगी, जल की बर्बादी होगी। और इससे क्या होगा, इससे आने वाली पीढ़ी के लिए जल की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखो आपका जल प्रबंधन में आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्षा का जल है आप इसे कैसे बचा सकते हो, या फिर आप इसे ग्राउंड में कैसे, अपने ग्राउंड लेवल के जो जल है, भूमि स्तर का जो जल है आप इसे कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे ही वर्षा का जो जल होता है भैया, आप क्या करते हो, ये देखो अगर आप इसे सेव करके नहीं रखते हो तो ये नदी नालों में भरकर नदियों से क्या कर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, ठीक है। नदी नालों की सहायता से ये क्या आता है, नदियों में आता है, और नदियां जाकर किसमें मिल जाती हैं, नदियां जाकर मिल जाती है महासागर में मिल जाती हैं। और महासागर से ये क्या होता है, जल आपको वापस नहीं आता, फिर वो मानसून के द्वारा ही आता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने जो भी एरिया में रह रहे हो वहां पर क्या करो, एक बढ़िया गड्ढे की खुदाई करो, क्या करो, बढ़िया एक गड्ढा की खुदाई करो। और उसके बाद जो भी वर्षा का जल है उसको क्या करो, उसको यहाँ पर डाइवर्ट करो, और जब ये जल जाकर यहाँ पर भरेगा तो ये जल धीरे धीरे क्या होगा, जमीन में सोख लेगा। जमीन में जब सोखेगा तो जो भूमि स्तर का जल है, जो भूमिगत जल है, भूमि स्तर का जो जल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे ये पानी, ये जो जल है, पानी है, ये क्या करेगा, इस गड्ढे में आएगा और ये गड्ढा क्या करेगा, पानी को सोखेगा, तो भूमि का स्तर का जो जल है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्राउंड लेवल वाटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी अच्छा यहाँ पर हमने क्या बताया, इस स्लाइड में मैंने यहाँ पर एक डैम और बताया ना, भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम, नागल बांध, ठीक है, लिख लेना। ये सतलज और ब्यास नदी के कॉर्नर पर है, ठीक है, सतलज नदी यहाँ पर लिख लेना,
यहाँ पर राजस्थान में जो था वो भैया चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी, चंबल के डाकू आपने सुना होगा। तो राजस्थान ये जो है महाराणा वाला, ये चंबल नदी पर, लूनी नदी नहीं है, ठीक है। लूनी नदी तो एक मौसमी नदी है, ठीक है, मौसम के टाइम पर उसमें पानी आ जाता है, नहीं तो वो क्या हो जाती है, वो भी लुप्त हो जाती है। सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी और व्यास नदी के उस पर है, ठीक है, व्यास नदी के उस पर है। और ये कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये डैम आपका है भाखड़ा नागल डैम, ठीक है। भाखड़ा नागल जो डैम है भैया सतलज नदी पर है, ठीक है, सतलज नदी पर है। और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। व्यास नदी आके इसी में मिल जाती है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इतने आप क्या करो, इन सारे डैम को क्या करो, तैयार कर लो, ठीक है। इडुक्की जो परियोजना, इडुक्की जो है वो कहाँ पर है, इडुक्की आपका पेरियार नदी पर है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो देखो वर्षा जो जल का प्रबंधन है आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो जितना जरूरत हो जल का उतना उपयोग करोगे, ठीक है, वो चाहे नहाने में हो, खाने में हो, या फिर कृषि में हो, या कपड़े धुलने के लिए हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम जल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो वर्षा का जल होगा, ठीक है, उन्हें नदियों में डाइवर्ट न कर कर क्या करेंगे, एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, और गांव का या फिर आपके एरिया का जितना भी जल होगा उसमें क्या कर देंगे, डाइवर्ट करेंगे। जैसे हमारे गांवों में क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है तालाब। क्या होता है, तालाब। तो देखो भैया, इस तालाब का पानी कहीं भी बाहर नहीं जाता है, ये तालाब का पानी पूरे गांव का तालाब, पूरे गांव का पानी जो है वो तालाब में आता है। और तालाब क्या करता है भैया, तालाब पक्का नहीं रहता, वो कच्चा रहता है। और ये जो कच्चा तालाब है इसमें क्या होता है भैया, ये क्या करता है, पानी धीरे धीरे, पानी को धीरे धीरे क्या करता है, नीचे ट्रांसफर करता है, नीचे ट्रांसफर करता है। तो हमारे गांव के स्तर का जो भी नल होता है उसमें पानी, अगर जो भी नल में पानी नहीं आता वो पानी आने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तालाब का पानी क्या हुआ, ग्राउंड लेवल में गया, भूमि स्तर में गया, और भूमि स्तर के जल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी गर्मी या पूरे साल हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। और वो पानी बहुत शुद्ध भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जमीन से फिल्टर होकर नीचे जा रहा है, ठीक है, जमीन से फिल्टर होकर नीचे जा रहा है। और शुद्ध पानी हम लोग फिर नल के द्वारा, कुओं के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जल का प्रबंधन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जल की जो हमें प्राप्ति होती है, या जो जल हमारी पृथ्वी पर है भैया, जो जल हमारी पृथ्वी पर है वो कितना, क्या परसेंट कहाँ पर है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, जिसे हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं, अर्थ के नाम से जानते हैं। तो देखो भैया, इसका भैया अगर बात करते हैं तो इसका जो एरिया है टोटल 54 करोड़ है, ठीक है। पृथ्वी के सतह का जो एरिया है 54 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से अगर बात करते हैं तो 36 करोड़, ठीक है, 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में तो आपका जल ही फैला है, ठीक है। 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में तो आपका जल ही फैला है। तो आपका जो और बच जाता है, ठीक है, 14 4 18% जो आपका बच जाता है, 16 4 20, जो आपका 20% एरिया बच जाता है, 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर जो बच जाता है, ये आपका स्थल भाग है, ठीक है। क्या है, ये आपका स्थल भाग है और ये आपका जल भाग है। तो आप देख सकते हो कि हमारी पूरी पृथ्वी का, ठीक है, हमारी पूरी पृथ्वी में, हमारी पूरी पृथ्वी का जो एरिया है लगभग 36 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो जल ग्रहण किया हुआ है, जल ने ग्रहण किया हुआ है। और ये जो जल है भैया 5-6 बड़े महासागरों में, ठीक है, 5 से 6 बड़े महासागरों में विस्तृत है, ठीक है, 5 से 6 बड़े महासागर, ठीक है। इन महासागरों में क्या हुआ है, एंड विस्तृत है, ठीक है। कौन कौन से महासागर, तो देखो आपका जो बड़े महासागर है, प्रशांत महासागर, और दूसरा जो है अटलांटिक महासागर, और हिंद महासागर, और इसी के साथ आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। पांचवा जो है आपका आर्कटिक हो जाता है, अंटार्कटिक, ठीक है। एक उत्तरी सागर है, ठीक है, एक उत्तरी सागर है। इन सारे बड़े महासागरों में क्या है, ये जल फैला हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एरिया है वो भैया इस महासागर ने कवर किया है, लगभग 16 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो देखो जल जो है भैया
जल जो है इन सारे जितना हमारी पृथ्वी पर जल है ये बड़े महासागरों में क्या हुआ है, उपस्थित है। ठीक है, वही बात करते हैं स्थल की। तो आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी पर बड़े 7 बड़े महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 बड़े महाद्वीपों में हमारा जो स्थल है वो फैला हुआ है। जैसे आपका एशिया महाद्वीप हो जाता है, अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका स्थल है वो 7 बड़े महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप हो जाता है, और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, तीसरा हो जाता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो जाता है, और उसके बाद चौथा साउथ अमेरिका महाद्वीप हो जाता है। इसके बाद जो 5वां हो जाता है वो आपका यूरोप हो जाता है, एंड 6वां जो हो जाता है आपका यूरोप, एंड उसके बाद अंटार्कटिका भी है। ठीक है, 5वां अंटार्कटिका, 5वां जो अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाता है, 6वां आपका यूरोप हो जाता है, 7वां जो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देख सकते हो कि जो स्थल है वो इतने 7 बड़े महाद्वीपों में फैला हुआ है, और जो आपका जल है वो 5 बड़े महासागरों में फैला हुआ है। ठीक है, इस तरीके की हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो कुछ बटा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 71% लगभग 71% क्या है, 71% आपका क्या है, जल है, और 29% ही क्या है, स्थल है। 29% ही क्या है आपका भैया, स्थल है। ठीक है, 29% क्या है, स्थल है, और उसके बाद 71% क्या है आपका, जल है। क्या है, जल है। ठीक है, तो जल बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। लेकिन वही बात करते हैं 71% में, तो देखो कल भी हमने पढ़ाया था लगभग 97% जो जल है, 97% जो जल है भैया, ये आपके समुद्र कहाँ पर उपस्थित है, महासागरों में या फिर समुद्र में उपस्थित है। मतलब खारा पानी है। क्या है, खारा पानी है, समुद्र में है। ठीक है, समुद्र में है, और ये जो पानी है भैया ये क्या है आपका, ये आपका खारा पानी है, खारा पानी है या जल है। ठीक है, जो 2.5% जल है यही आपका क्या है, पीने योग्य जल है या फिर शुद्ध जल है। क्या है, ताजा पानी जिसे आप बोल सकते हो, शुद्ध जल है, शुद्ध जल है जिसे आप पीने योग्य पानी बोलते हो। ठीक है, ताजा पानी, ताजा पानी। ठीक है, ये जो ये आपके 2, 3, 4 जगहों पर क्या हुआ है, बटा हुआ है। जैसे ग्लेशियर में उपस्थित है, ग्लेशियर में है, और कहाँ पर है, नदियों में बह रहा है। ठीक है, कहाँ पर है, नदियों में बह रहा है। और उसके बाद आपका जो भूमिगत जल है, क्या है, भूमिगत जल। ठीक है, तो देखो नदियों में, ग्लेशियर में, भूमिगत जल, और जो नहरों में है ये भी आपका क्या है, ताजा पानी है, लेकिन गंदा रहता है। ठीक है, तो जो आपका ताजा पानी है कुछ इस तरीके से क्या है, विभाजित है। ठीक है, इस तरीके की विभाजित है, लेकिन हम लोग पीते किसको हैं, तो देखो अभी हमारे भारत में इतनी ज्यादा पानी की दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल को पीते हैं। ठीक है, भारत में लोग क्या करते हैं, भारत में जो लोग हैं, भारत के लोग भूमिगत जल को पीते हैं। ठीक है, नदियों का जल नहीं पीते हैं। कुछ एरिया ही है जहां पर नदियों की जल को पीने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाने वाला जो जल है वो कौन सा है, भूमिगत जल है, जो कि पॉइंट में कुछ ही % है। ठीक है, पॉइंट में 3% आपका जल भूमिगत जल में उपस्थित है। जो आपका ग्लेशियर है, बाकी जल इसमें उपस्थित है, सर्वाधिक जल और नदियों में है। ठीक है, तो इस तरीके से पानी के जो रिसोर्सेस हैं वो विभाजित हैं। ठीक है, हमारी प्रकृति में, जो कि कल भी हमने देखा। ठीक है, जो कि कल भी हमने देखा था। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज इस वाले टॉपिक को, जल संसाधन वाले टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, जल संसाधन वाले टॉपिक को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जो कुछ भी हमने आप लोगों को बताया यही चीजें इसमें पीडीएफ में भी लिखी हुई है। ठीक है, एज इट आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर पहुंचे थे। ये आपका यूनिट 3 है। कौन सा है भैया, ये आपका यूनिट 3 है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये आपका यूनिट कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, यूनिट तीसरा है, और इसके पहले 2 यूनिट मैंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तीसरा यूनिट क्या है, जल संसाधन है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। जल हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है, आप देख सकते हो, ये आपका समुद्र रहा। ठीक है, वर्षा से जो नदियों में पानी आ रहा है। ठीक है, और ये जो कुआं है, ठीक है, इसमें भी पानी उपस्थित है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि और ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया। ठीक है, 70%। ठीक है, लगभग 2.5% ताजे पानी है। क्या है, ताजा पानी है। ठीक है, बाकी जो पानी है वो खारा पानी है। ठीक है, तो आप इसे पी नहीं सकते हो। ठीक है,
और इसी के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसमें सारी डिटेल्स आपको लिखी गई हैं। ये कल मैंने आप लोगों को समझाया कि जल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है। ठीक है, जल चक्र जिसे कहा जाता है, ये कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, और जल की दुर्लभता ये मानव के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जिसको दूर करने के लिए बाकी देश आगे आ चुके हैं। ठीक है, भारत में अभी ऐसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भारत में मानसून सही टाइम पर आ जाता है। ठीक है, और अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, जिसके कारण भारत में जल की दुर्लभता ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कुछ ही जगह पर है जहां पर ये प्रॉब्लम फेस होती है। एंड आगे बढ़ते हैं। जल की प्रॉब्लम जैसे आप देख सकते हो कि अगर किसी भी देश में अगर मानसून नहीं आता है, वर्षा नहीं होती है और उस देश की नदियां सूखने लगती हैं, तो वो देश में ना तो खेती हो पाएगी। ठीक है, और ना ही वहां के लोग जल को पी पाएंगे। ठीक है, इस तरीके की जल समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और ये किस कारण होता है, ये कारण होता है भैया, मेन कारण होता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण होता है, और मानसून का सही टाइम पर सही जगह पर ना पहुंचना, ये भी एक प्रमुख कारण होता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है, सूखे को प्रदर्शित कर रहा है और पानी पी रहा है। जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जल का सही तरीके से क्या करना, उपयोग करना। ठीक है, एंड सरकारें भी हमारी क्या करती हैं, एंड इसकी गाइडलाइन जारी करते हैं कि आप किस प्रकार से जल को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, और कैसे जल को अपने जीवन में कैसे क्या करना है, यूज करना है। ये सारी चीजें वही लिखी गई हैं, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जैसे हमें एक स्थान से दूसरी जगह पानी ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बहा के नहीं ले जाएंगे, नहर बनाएंगे। नहर पहली बार तो क्या करेंगे, नहरों की खुदाई करेंगे, नहर के द्वारा पानी ले जाएंगे। ठीक है, जिससे पानी वेस्ट नहीं होगा। ये भी क्या होता है, एक जल प्रबंधन का या फिर जल बचाने का एक तरीका होता है। वही सारी चीजें इसमें लिखी भी गई हैं। ठीक है, भारत में सदियों से जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के लिए तरह तरह की संरचनाएं बनाई जाती हैं, जैसे सिंचाई प्रणाली तो मौर्य साम्राज्य हिस्ट्री से ही क्या हो रही है, आगे आ रही हैं। ठीक है, इस तरह की परियोजनाएं कई जरूरतों को पूरा करती हैं। ये पानी बहाव के काबू करने के लिए और बाढ़ को रोकथाम के लिए भी काफी क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम लोग नदियों में डैम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, बाढ़ को रोकता है। ठीक है, जितनी जरूरत होती है उतना हम क्या करते हैं, पानी को छोड़ते हैं। और इसी तरीके से जो भी नदियों में यदि किसी स्थान पर पानी की समस्या है, या कोई भी नदी नहीं है या नाला नहीं है और पानी सिंचाई के लिए बहुत समस्या है, तो हम क्या करते हैं, नदियों के द्वारा नहर को बनाते हैं। नदियों से क्या करते हैं, नहर को बनाते हैं और उस स्थान पर नहरों के द्वारा पानी को ले जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका भाखड़ा नागल डैम है। ठीक है, वहां से आपकी इंदिरा कैनाल नहर को निकाला गया है। ठीक है, जो कि क्या करती है, राजस्थान में जल की आपूर्ति को पूरा करती है। ठीक है, जल की पूर्ति करती है, और वहां पर जितनी भी खेती की जाती है उन नहरों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, एंड उसके बाद ये आप चित्र है कुछ देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया गया किस प्रकार से जल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कैसे जल हमें प्राप्त हो रहा है, हिमनद से कैसे जल यहाँ पर पिघल कर नदियों के द्वारा आता है, फिर इन नदियों के द्वारा हम लोग कैसे खेती बाड़ी करते हैं पानी को ले जाकर। ठीक है, तो ये मानव के जीवन की बहुत ही क्या महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बिना इसके जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन में आप देख सकते हो, जल संसाधन प्रबंधन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंड क्या लिखा गया यहाँ पर, बड़े बड़े बांध बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खाली करानी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा गया है, बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। ऐसे क्षेत्र लोगों को अपनी जमीन से बेदखल होने के बाध्य होना पड़ता है। और आगे यहाँ पर लिखा गया, जमीन के जलमग्न होने से पर्यावरण पर भी क्या होता है, भीषण प्रभाव पड़ता है, खेती बाड़ी को बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए कई लोगों ने बांधों के खिलाफ आवाज भी उठानी शुरू कर दी है। नर्मदा नदी बचाओ एक ये क्या है, ऐसा ही आंदोलन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बांध बनाने पर, नदियों पर बांध बनाने से क्या होता है, नदी के आगे वाले हिस्से में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, पानी जा नहीं पाता है, बाढ़ आ जाती है, जिससे वहां के लोगों की जो भी खेती होती है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब सरकार जो भी डैम बना रही है, ठीक है, जो भी डैम बना रही है वो सोच समझ के बना रही है। ठीक है, पहले ये जैसी समस्याएं होती थी, लेकिन अब इसका भी क्या किया गया है, उपाय खोज लिया जाता है। ठीक है, अब जो डैम बनाए जाते हैं इसमें बहुत सारे दरवाजे लगाए जाते हैं, जिससे बाढ़ की समस्या को निपटाया जाता है। ठीक है, यदि आगे नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे दरवाजों को ओपन कर देते हैं। ठीक है, पहले ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने डैम में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ठीक है,
इन डैम को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, ठीक है, जिससे ये समस्या का सुधार कर रहे हैं, जिससे ये जो समस्याएं हैं इनका क्या किया जा रहा है, निपटारा किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं वर्षा जल का संग्रहण। अभी हमने आप लोगों को बताया कि वर्षा जल का संग्रहण कैसे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, अपने गांव में एक बहुत ही बड़ा क्या करना है, गड्ढा करना है। गड्ढा करना है, यदि तालाब है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करना है, यदि तालाब नहीं है तो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा करना है। और उसके बाद जो भी गांव का पानी है उसको क्या करना है, डाइवर्ट करके उस गड्ढे में ले जाना है, जिससे वो गड्ढा क्या हो जाए, जिससे गांव का सारा पानी वर्षा का जो जल है वो उस गड्ढे में जाए। और वो जो गड्ढा होना चाहिए वो पक्का नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो जमीन का ही होना चाहिए, मतलब उसमें मिट्टी होनी चाहिए। और उस मिट्टी में यदि पानी जाएगा, इस गड्ढे में यदि क्या होगा, पानी भर जाएगा भैया, तो ये जो गड्ढा में पानी भरा है धीरे धीरे वो नीचे ही जाएगा। और नीचे जाएगा तो जो भूमिगत जल है, जो भूमिगत जल है भैया, उसको क्या करेगा, ग्राउंड लेवल वाटर को क्या करेगा, भूमिगत जो जल है इस ग्राउंड लेवल वाटर को क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा तो गांव में पानी, गांव में जो पानी की समस्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे। गांव में पानी की समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। जो भी नल पानी नहीं दे रहा होगा वो पानी देने लगेगा, और जो आपके यहाँ के कुएं हैं उनका जल स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट है। और ये तरीका सभी गांव में क्या किया जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। हमारे भारत के राष्ट्रपति ने भी एक योजना स्टार्ट किया था इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और कृषि के लिए कैसे, ये आपका यूनिट भैया कृषि जो है, ये यूनिट आपका क्या है, चौथा है। ये यूनिट आपका क्या है, ये मतलब आपका अगला चैप्टर है, यूनिट आपका, ये आपका यूनिट 4 है, ठीक है। क्या है, ये आपका यूनिट 4 है। और इस यूनिट 4 को हम लोग कल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यूनिट 4 को हम क्या करेंगे, कल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आज हमने यूनिट 3 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यूनिट 3 को हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। और यूनिट 4 हम लोग क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट 4 को हम लोग क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि के बारे में, ठीक है। कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो कितनी पॉपुलेशन कृषि में विलीन है, या फिर भारत में ये कितना रोजगार देती है, ये हमारे कितने लिए, हमारे भारत की इकोनॉमी या जीडीपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भारत में कितने प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है, कितने प्रकार के किन बीजों का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और यदि आपको क्लास पसंद आती है, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आते हैं, तो अब क्या करो, अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करो। और अभी तक आपने हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। और सारी क्लासेस रेगुलर तरीके से चल रही हैं, आप बेहतर तरीके से यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये आपके 2 3 4 जगहों पर क्या हुआ है, बटा हुआ है। जैसे ग्लेशियर में उपस्थित है, ग्लेशियर में उपस्थित है, ग्लेशियर में है। और कहाँ पर है, नदियों में बह रहा है, ठीक है, कहाँ पर है, नदियों में बह रहा है। और उसके बाद आपका जो भूमिगत जल है, क्या है, भूमिगत जल, भूमिगत जल, ठीक है। तो देखो नदियों में, ग्लेशियर में भूमिगत जल, और जो नहरों में है ये भी आपका क्या है, ताजा पानी है, लेकिन गंदा रहता है, ठीक है। तो जो आपका ताजा पानी है कुछ इस तरीके से क्या है, विभाजित है, ठीक है, इस तरीके की विभाजित है। लेकिन हम लोग पीते किसको हैं, तो देखो अभी हमारे भारत में इतनी ज्यादा पानी की दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल को पीते हैं, ठीक है। भारत में लोग क्या करते हैं, भारत में जो लोग हैं, भारत के लोग भूमिगत जल को पीते हैं, ठीक है। नदियों का जल नहीं पीते हैं, कुछ एरिया ही है जहां पर नदियों की जल को पीने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाने वाला जो जल है वो कौन सा है, भूमिगत जल है, जो कि पॉइंट में कुछ ही % है, ठीक है। पॉइंट में 3% आपका जल भूमिगत जल में उपस्थित है। जो आपका ग्लेशियर है, बाकी जल इसमें उपस्थित है, सर्वाधिक जल और नदियों में है, ठीक है। तो इस तरीके से पानी के जो रिसोर्सेस हैं वो विभाजित हैं, ठीक है, हमारे प्रकृति में, जो कि कल भी हमने देखा, ठीक है, जो कि कल भी हमने देखा था, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज इस वाले टॉपिक को, जल संसाधन वाले टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। जल संसाधन वाले टॉपिक को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जो कुछ भी हमने आप लोगों को बताया यही चीजें इसमें पीडीएफ में भी लिखी हुई है, ठीक है। एज इट आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो।
ठीक है, तो हम लोग यहीं पर पहुंचे थे। ये आपका यूनिट थर्ड है। कौन सा है भैया? ये आपका यूनिट थर्ड है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ये आपका यूनिट कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, यूनिट तीसरा है और इसके पहले 2 यूनिट मैंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तीसरा यूनिट क्या है? जल संसाधन है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। जल हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है आप देख सकते हो। ये आपका समुद्र रहा, ठीक है, वर्षा से जो नदियों में पानी आ रहा है, ठीक है, और ये जो कुआं है, ठीक है, इसमें भी पानी उपस्थित है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि और ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया। ठीक है, 70%, ठीक है, लगभग 2.5% ताजे पानी है। क्या है? ताजा पानी है। ठीक है, बाकी जो पानी है वो खारा पानी है। ठीक है, तो आप इसे पी नहीं सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसमें सारी डिटेल्स आपको लिखी गई हैं। ये कल मैंने आप लोगों को समझाया कि जल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है। ठीक है, जल चक्र जिसे कहा जाता है, ये कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, और जल की दुर्लभता ये मानव के लिए बहुत ही क्या है? बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जिसको दूर करने के लिए बाकी देश आगे आ चुके हैं। ठीक है, भारत में अभी ऐसे कोई समस्या नहीं है क्योंकि भारत में मानसून सही टाइम पर आ जाता है। ठीक है, और अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, जिसके कारण भारत में जल की दुर्लभता ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कुछ ही जगह पर है जहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस होती है। एंड आगे बढ़ते हैं। जल की प्रॉब्लम जैसे आप देख सकते हो कि अगर किसी भी देश में अगर मानसून नहीं आता है, वर्षा नहीं होती है और उस देश की नदियां सूखने लगती हैं, तो वो देश में ना तो खेती हो पाएगी, ठीक है, और ना ही वहां के लोग जल को पी पाएंगे। ठीक है, इस तरीके की जल समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और ये किस कारण होता है? ये कारण होता है भैया, मेन कारण होता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण होता है। और मानसून का सही टाइम पर सही जगह पर ना पहुंचना, ये भी एक प्रमुख कारण होता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है? सूखे को प्रदर्शित कर रहा है और पानी पी रहा है। जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जल का सही तरीके से क्या करना? उपयोग करना। ठीक है, एंड सरकारें भी हमारी क्या करती हैं? एंड इसकी गाइडलाइन जारी करते हैं कि आप किस प्रकार से जल को क्या कर सकते हो? बचा सकते हो, और कैसे जल को अपने जीवन में कैसे क्या करना है? यूज करना है। ये सारी चीजें वही लिखी गई हैं, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जैसे हमें एक स्थान से दूसरी जगह पानी ले जाना है तो हम क्या करेंगे? ऐसे बहा के नहीं ले जाएंगे, नहर बनाएंगे। नहर पहली बार तो क्या करेंगे? नहरों की खुदाई करेंगे, नहर के द्वारा पानी ले जाएंगे। ठीक है, जिससे पानी वेस्ट नहीं होगा। ये भी क्या होता है? एक जल प्रबंधन का या फिर जल बचाने का एक तरीका होता है। वही सारी चीजें इसमें लिखी भी गई हैं। ठीक है, भारत में सदियों से जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के लिए तरह तरह की संरचनाएं बनाई जाती हैं, जैसे सिंचाई प्रणाली तो मौर्य साम्राज्य हिस्ट्री से ही क्या हो रही है? आगे आ रही हैं। ठीक है, इस तरह की परियोजनाएं कई जरूरतों को पूरा करती हैं। ये पानी बहाव के काबू करने के लिए और बाढ़ को रोकथाम के लिए भी काफी क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम लोग नदियों में डैम बनाते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? बाढ़ को रोकता है। ठीक है, जितनी जरूरत होती है उतना हम क्या करते हैं? पानी को छोड़ते हैं। और इसी तरीके से जो भी नदियों में यदि किसी स्थान पर पानी की समस्या है या कोई भी नदी नहीं है या नाला नहीं है और पानी सिंचाई के लिए बहुत समस्या है, तो हम क्या करते हैं? नदियों के द्वारा नहर को बनाते हैं। नदियों से क्या करते हैं? नहर को बनाते हैं और उस स्थान पर नहरों के द्वारा पानी को ले जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका भाखड़ा नागल डैम है, ठीक है, वहां से आपकी इंदिरा कैनाल नहर को निकाला गया है। ठीक है, जो कि क्या करती है? राजस्थान में जल की आपूर्ति को पूरा करती है। ठीक है, जल की पूर्ति करती है और वहां पर जितनी भी खेती की जाती है उन नहरों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, एंड उसके बाद ये आप चित्र है कुछ देख सकते हो। यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया गया किस प्रकार से जल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कैसे जल हमें प्राप्त हो रहा है, हिमनद से कैसे जल यहाँ पर पिघल कर नदियों के द्वारा आता है, फिर इन नदियों के द्वारा हम लोग कैसे खेती बाड़ी करते हैं पानी को ले जाकर। ठीक है, तो ये मानव के जीवन की बहुत ही क्या महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बिना इसके जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन में आप देख सकते हो, जल संसाधन प्रबंधन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंड क्या लिखा गया यहाँ पर? बड़े बड़े बांध बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खाली करानी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा गया है, बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। ऐसे क्षेत्र लोगों को अपनी जमीन से बेदखल होने के बाध्य होना पड़ता है। और आगे यहाँ पर लिखा गया, जमीन के जलमग्न होने से पर्यावरण पर भी क्या होता है? भीषण प्रभाव पड़ता है, खेती बाड़ी को बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए कई लोगों ने बांधों के खिलाफ आवाज भी उठानी शुरू कर दी है। नर्मदा नदी बचाओ एक ये क्या है? ऐसा ही आंदोलन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि
बांध बनाने पर, नदियों पर बांध बनाने से क्या होता है, नदी के आगे वाले हिस्से में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, पानी जा नहीं पाता है, बाढ़ आ जाती है, जिससे वहां के लोगों की जो भी खेती होती है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब सरकार जो भी डैम बना रही है, ठीक है, जो भी डैम बना रही है वो सोच समझ के बना रही है। ठीक है, पहले ये जैसी समस्याएं होती थी, लेकिन अब इसका भी क्या किया गया है, उपाय खोज लिया जाता है। ठीक है, अब जो डैम बनाए जाते हैं इसमें बहुत सारे दरवाजे लगाए जाते हैं, बहुत सारे दरवाजे लगाए जाते हैं, जिससे बाढ़ की समस्या को निपटाया जाता है। ठीक है, यदि आगे नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे दरवाजों को ओपन कर देते हैं। ठीक है, पहले ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने डैम में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ठीक है, इन डैम को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ठीक है, जिससे ये समस्या का सुधार कर रहे हैं, जिससे ये जो समस्याएं हैं इनका क्या किया जा रहा है, निपटारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं वर्षा जल का संग्रहण। अभी हमने आप लोगों को बताया कि वर्षा जल का संग्रहण कैसे कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, अपने गांव में एक बहुत ही बड़ा क्या करना है, गड्ढा करना है। यदि तालाब है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करना है, यदि तालाब नहीं है तो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा करना है। और उसके बाद जो भी गांव का पानी है उसको क्या करना है, डाइवर्ट करके उस गड्ढे में ले जाना है, जिससे वो गड्ढा क्या हो जाए, जिससे गांव का सारा पानी, वर्षा का जो जल है वो उस गड्ढे में जाए। और वो जो गड्ढा होना चाहिए वो पक्का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जमीन का ही होना चाहिए, मतलब उसमें मिट्टी होनी चाहिए। और उस मिट्टी में यदि पानी जाएगा, इस गड्ढे में यदि क्या होगा, पानी भर जाएगा भैया, तो ये जो गड्ढा में पानी भरा है धीरे धीरे वो नीचे ही जाएगा। और नीचे जाएगा तो जो भूमिगत जल है भैया, उसको क्या करेगा, ग्राउंड लेवल वाटर को क्या करेगा, भूमिगत जो जल है इस ग्राउंड लेवल वाटर को क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा तो गांव में जो पानी की समस्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे। गांव में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, जो भी नल पानी नहीं दे रहा होगा वो पानी देने लगेगा, और जो आपके यहाँ के कुएं हैं उनका जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट है। और ये तरीका सभी गांव में क्या किया जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। हमारे भारत के राष्ट्रपति ने भी एक योजना स्टार्ट किया था, इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और कृषि के लिए कैसे, ये आपका यूनिट भैया कृषि जो है, ये यूनिट आपका क्या है, चौथा है। ये यूनिट आपका क्या है, ये मतलब आपका अगला चैप्टर है, यूनिट आपका यूनिट 4 है। ठीक है, क्या है, ये आपका यूनिट 4 है। और इस यूनिट 4 को हम लोग कल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यूनिट 4 को हम क्या करेंगे, कल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आज हमने यूनिट 3 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यूनिट 3 को हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है, और यूनिट 4 हम लोग क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 को हम लोग क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि के बारे में। ठीक है, कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो कितनी पॉपुलेशन कृषि में विलीन है, या फिर भारत में ये कितना रोजगार देती है, ये हमारे भारत की इकोनॉमी या जीडीपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भारत में कितने प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, कितने प्रकार के किन बीजों का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और यदि आपको क्लास पसंद आती है, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आते हैं, तो आप क्या करो, अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करो। और अभी तक आपने हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। और सारी क्लासेस रेगुलर तरीके से चल रही हैं, आप बेहतर तरीके से यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।